हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज हम आपको बता रहे हैं रेस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम अच्छे से जब हम सिस्टम्स को पढ़ें, रेस्पिरेटरी डिसीजेस को पढ़ें, तो हमें अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंडीशन में कौन सा टेस्ट होना जरूरी है और उससे हम क्या डायग्नोस कर सकते हैं। तो हम सारे रेस्पिरेटरी टेस्ट को वन बाय वन देखेंगे। अब इसमें सबसे पहले जब भी आप किसी भी रेस्पिरेटरी कंडीशन के साथ हॉस्पिटल जाते हो तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो है आपका चेस्ट एक्सरे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे बहुत जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारी डिसीजेज, एक तो बेसिक हमको जो हमारी एनाटॉमी है वो तो हमेशा चेस्ट एक्सरे से ही पता चलती है कि कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है। उसके साथ साथ कई बार जैसे जो हमारी ये एक्सरे है इसमें क्लाउडीनेस शो होता है, व्हाइट कास्ट शो होती है, जिससे कि हमें किसी इन्फेक्शन का पता चल जाता है। नमूनिया वगैरह का इजीली हम चेस्ट एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे में कुछ प्रिकॉशंस हमें लेनी होती है। क्या कि कभी भी ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए, कोई भी मेटल की चीज पेशेंट ने नहीं पहनी होनी चाहिए। उनको सारे कपड़े अपने रिमूव करने होते हैं, ऊपर से सिंपल एक गाउन पहनना होता है ताकि जब चेस्ट एक्सरे हो तो उसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर दिखाई ना दे, जैसे बटन वगैरह भी होता है तो वो वाली चीजें नहीं पहननी होती है इसमें। सेकंड, जब भी आप चेस्ट एक्सरे करवा रहे हो, हमेशा अगर कोई फीमेल है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, तो उनसे हमेशा पूछ लेना चाहिए क्या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो ये 2-4 प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं चेस्ट एक्सरे के लिए। सिंपल प्रोसीजर है, सबसे पहले कराया जाता है। सेकंड है हमारा स्पूटम स्पेसिमेन। अब स्पूटम स्पेसिमेन जब भी रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात होती है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है, स्पूटम। अगर कोई पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कफ की या उसको स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है तो उस केस में हम स्पूटम स्पेसिमेन भी लेंगे। तो स्पूटम स्पेसिमेन लेने के लिए कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि जैसे फर्स्ट जो स्पूटम होता है, हमेशा ट्राई कीजिए कि मॉर्निंग का जो फर्स्ट स्पूटम होता है वो उसका सैंपल लिया जाए। उससे पहले हमें माउथ केयर अच्छे से मेंटेन करनी होती है ताकि जो माउथ के और माइक्रोब्स हैं वो आपके स्पूटम में ना आए। मतलब उससे जो हमारा एक्चुअली हम करना चाह रहे हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जर्म ने ये इन्फेक्शन कॉज किया है वो अच्छे से पता चल पाए, कुछ और चीजों के मिक्स होने से हमारी जो रिपोर्ट है वो वेरी ना करे। तो इसको कैसे एक तो इसको मॉर्निंग सैंपल देना होता है, पर कुछ डिसीजेज में जैसे ट्यूबरक्लोसिस में भी स्पूटम स्पेसिमेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, 3 स्पेसिमेंस लिए जाते हैं। कब कब लिए जाते हैं, एक ऑन द स्पॉट लेते हैं और जो नेक्स्ट 2 हैं वो नेक्स्ट 2 डेज तक अर्ली मॉर्निंग सैंपल्स लेने होते हैं। जैसे एक आज दिया 0, फिर 1 और 2 नेक्स्ट डे। ठीक है, तो इस तरह से 3 सैंपल्स लिए जाते हैं, तब उसकी रीडिंग कंफर्म होती है। इसके लिए जो है एक ऐसे स्ट्राइल कंटेनर आपको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप स्पेसिमेन लेते हो। कम से कम जो स्पेसिमेन है वो 15 ml होना चाहिए। जब भी आप स्पूटम ले रहे हो आपने इंस्ट्रक्ट करना है अपने क्लाइंट को कि देखो जो पतला सा आता है वो स्लाइवा भी हो सकता है, तो स्लाइवा और स्पूटम में डिफरेंस होता है। तो आपने जो थिक स्पूटम है वही लेना है। ठीक है, उसके साथ साथ कई बार हम अच्छे से स्पूटम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे तो क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि डीप ब्रीथ करना है, फिर कफ करना है। उससे जो डायरेक्ट स्पूटम प्रोड्यूस होता है वो चेस्ट सीधा लंग से होता है। ठीक है, तो इसका सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इससे हम जर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, साथ ही ये कल्चर एंड सेंसिटिविटी में भी हेल्प करता है। इसका हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट कराते हैं ताकि हमें पता चले कि पर्टिकुलर डिसीज में कौन सी एंटीबायोटिक बेस्ट वर्क करेगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टेस्ट हमारा आता है वो आता है लेरेंजोस्कोपी एंड ब्रोंकोस्कोपी। उसमें क्या होता है, ये एक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है एग्जैक्टली, ये देखिए, यहां से नोज के थ्रू जो लेरेंजोस्कोप है वो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा ये पैसेज है, इसमें इंसर्ट करके यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं हमारे लंग्स को, और लंग्स के जो बाकी पार्ट्स हैं, जो भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नोज टू लंग्स जितने भी पार्ट्स आते हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए होता है। ये क्यों किया जाता है कि कहीं पे कोई सिस्ट तो नहीं है, कोई नोड तो नहीं है, कुछ स्ट्रक है या कोई अंदर सिस्ट बना हुआ है। इन सारी चीजों को हम आराम से इस तरह से, ये आगे ये फाइबर ऑप्टिक कैमरा होता है इसके अंदर, जिससे ये अच्छे से विजुअलाइज करता है हर तरह की कैविटी और स्पेसेस को। देखो ये इधर तक जाके उसको अच्छे से देख रहा है। तो
लेरेंजियोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी। जब लेरेंजियोस्कोप तक करते हैं तो लेरेंजियोस्कोपी कहते हैं, नहीं तो ये ब्रोंकोस्कोपी, क्योंकि हम ब्रोंकस तक अच्छे से इसको ले जाते हैं और विजुअलाइज करते हैं। इसके साथ साथ एक और प्रोसीजर भी है, ये क्या है, एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड। इसमें भी सेम ब्रोंकोस्कोप से ही किया जाता है, बट ये अल्ट्रासाउंड की हेल्प से किया जाता है। और इसमें क्या होता है, हम टिश्यूज, कुछ जो लंग टिश्यूज, जो इन्फ्लेम टिश्यूज हैं, उनको लेते हैं ताकि हम अच्छे से स्टेजिंग कर सके, या इन्फ्लेमेशन का कौन सी कैटेगरी है उसको फाइंड आउट कर सके। अब इस तरह के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती है, क्योंकि हम ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, ये अंदर जा रहे हैं बॉडी के, तो इनमें क्या करते हैं, हमेशा पेशेंट को बोला जाता है 4 से 6 घंटे तक आपने एनपीओ रखना है, उसको स्वेलो करना है, आईवी लाइन इंसर्ट करनी होती है, क्योंकि पेशेंट को सेडेशन की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। और जब तक अच्छे से गैग रिफ्लेक्स नहीं आता, उनको खाने के लिए नहीं दिया जाता है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हमको इन प्रोसीजर्स में रखनी होती है। ज्यादा मूव नहीं करना होता है, पेशेंट की जो पोजीशन होती है, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन यूजुअली प्रीफर की जाती है इस तरह के प्रोसीजर्स में। अभी नेक्स्ट है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब पल्मोनरी तो किससे रिलेटेड है, लंग्स, और एंजियो मींस आर्टरी की स्टडी, ग्राफी इज द स्टडी। तो ये जो लंग्स की हमारी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी स्टडी को करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसमें हम क्या देखते हैं कि जो हमारा लंग है उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली, मतलब उसमें परफ्यूजन है या नहीं है, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, कोई क्लॉट फॉर्मेशन तो नहीं है, हमारे लंग्स को अच्छे से ऑक्सीजन मिला है या नहीं मिल रहा है, ये सब हम इसमें अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है, पल्मोनरी एंजियोग्राफी में। अब जो नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सर्जिकल जो वार्ड्स होते हैं उनमें पेशेंट्स का किया जाता है, थोरासेंटेसिस, ठीक है। इस प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि इसमें अगर आपके प्लूरल स्पेस में एयर या फ्लूइड फिल्ड होता है तो निडल एस्पिरेशन से, ये देखिए निडल की हेल्प से उसको निकाला जाता है, एस्पिरेट किया जाता है, ओके। तो इसमें सबसे पहले पोजीशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइंट को इस तरह से बैठाया जाता है, उसके दोनों हैंड्स आगे टेबल पे पिलो पे रखवाए जाते हैं और उसको स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसने मूविंग और कफिंग वगैरह नहीं करनी है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, ठीक है। अगर उसको कफ की कंप्लेन भी है तो उन क्लाइंट्स को एडवांस में कफ सप्रेसेंट्स दी जाती हैं, क्यों, ताकि उस टाइम पे ड्यूरिंग द प्रोसीजर उनको कफ ना हो। और इनमें क्या किया जाता है, प्रॉपर इसका एस्पिरेशन किया जाता है ताकि पेशेंट जो है रिलैक्स, इसमें मूविंग बिल्कुल नहीं होनी होती, नहीं तो लेटर ऑन भी हमें पोस्ट ऑप में हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के लिए चेक किया है कि कहीं पे, क्योंकि इसमें निडल का यूज किया गया है, निडल हमारे प्लूरल स्पेस में जा रही है, तो थोड़ी भी अगर रॉन्गली गई तो इंजर्ड होके न्यूमोथोरेक्स वगैरह हो सकता है। तो हमेशा हमें पेशेंट को कुछ टाइम तक कॉम्प्लिकेशंस के लिए देखते हुए रहना होता है। इन केस अगर क्लाइंट नहीं बैठ पा रहा है तब हमें क्या करना होता है, अगर क्लाइंट नहीं ले तो फिर वो थोड़ी सी सेमी फॉलोअर्स पोजीशन में लेटेगा, मतलब थोड़ा सा हेड रेज्ड होगा, नॉट कंप्लीटली सेमी फॉलोअर्स, हेड थोड़ा सा रेज्ड होगा 15 डिग्री पे, और जिस एरिया में ये प्रॉब्लम है वो बाहर की तरफ एक्सपोज होना चाहिए, प्रॉपरली विजुअलाइज्ड होना चाहिए, ताकि इजिली ये प्रोसीजर कराया जा सके, ठीक है। वही इन केसेस में क्या करना होता है, पेशेंट को एनपीओ रखना होता है, एडवांस में कफ सप्रेसेंट्स देनी होती है, उन्हें प्रोसीजर समझाना होता है, पेनफुल, थोड़ा सा पेनफुल होता है, तो उस टाइम पे पेशेंट को वो सब कुछ एक्सप्लेन करना है, और लेटर ऑन, क्योंकि इसमें निडल का यूज हुआ है, प्रॉपरली उसकी ड्रेसिंग करनी होती है लेटर ऑन, ठीक है। और कुछ टाइम तक पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि उसने अभी मूव नहीं करना है आफ्टर द प्रोसीजर। अब नेक्स्ट जो हमारा है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये जो टेस्ट है, ये जो प्रोसीजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, जब भी जैसे एक्सरे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही जब भी हम सोचते हैं हमारे लंग्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है जिसको कराया जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक स्पायरोमीटर की हेल्प से रीडिंग की जाती है मशीन में कि आपके लंग्स कितना अच्छा एस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है, इंस्पिरेशन की जगह एक्सपिरेशन। पहले आपको एडवाइस किया जाता है कि आपने डीप ब्रीथ्स करनी है, लंबी सांसें लेनी है, ठीक है। लंबी सांसों के साथ साथ फिर आपके नोज पे इस तरह से क्लिप लगाई जाती है ताकि आपकी जो एयर है वो नोज के थ्रू बाहर ना आए, और कंप्लीटली हार्ड ब्लो करना होता है, बहुत
स्ट्रांगली एयर को पुश करना होता है। तो आप कितना इफेक्टिवली पुश कर पा रहे हो, वो इस रीडिंग से हम चेक करते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो लंग की कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है, कितना अच्छा एक्सपेंशन कर सकती है, कितना अच्छी आउटपुट दे रही है। तो ये सारे हम पीएफटी के थ्रू करते हैं। इसको जिन लोगों में ये थोड़ी प्रॉब्लम मिलती है उनको हम बाद में स्पायरोमेट्री एक्सरसाइजेस जो होती हैं जिसमें बॉल्स होती हैं और रेस्पिरेशन की एडवाइस करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो लंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छा वर्क नहीं कर रही है। तो स्पायरोमीटर जो होती है एक बेस्ट एक्सरसाइज है जिनमें ये प्रॉब्लम मिलती है उन लोगों के लिए स्पायरोमीटर यूज किया जाता है। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है लंग बायोप्सी। अब लंग बायोप्सी में क्या होता है, जब भी हमारे लंग्स में कोई सिस्ट फॉर्म हो रहा है, कुछ भी नोड है, तो उसमें क्या किया जाता है, जो बायोप्सी निडल है उससे टिश्यू कलेक्टिंग निडल से हम लंग्स में जाके वहां से सैंपल लिया जाता है, टिश्यू सैंपलिंग लिया जाता है और उसको बायोप्सी के लिए भेजते हैं। ये मेनली क्या होता है, थोड़ी सी जो डेंजरस डिसीजेज होती हैं जैसे कार्सिनोमा है, उसके अलावा जो भी बहुत इन्फेक्शियस डिसीजेज है उसमें हमें ग्रेडिंग करनी है, लेवल ऑफ इन्फेक्शन चेक करना है। कार्सिनोमा में हमें देखना है विच स्टेज ऑफ कैंसर इज इट। तो इन केसेस में हम निडल बायोप्सी से लंग्स के टिश्यूज लेते हैं और बायोप्सी के लिए भेजते हैं। तो टोटल कितना टाइम लगता है, 2 to 7 डेज हमें लगता है इसकी रिपोर्ट लेने में। ठीक है, ये जो लंग्स की रिपोर्ट आती है वो 2 से 7 दिन में कम से कम आती है। ठीक है, ये बायोप्सी लेते हैं और उसको स्ट्राइल कंटेनर में डाल के और हम सैंपल को भेजते हैं। प्रॉपरली लेबल्ड होना चाहिए वो पहले से। और ये निडल के बाद भी सेम, देखो जब भी निडल हमारी बॉडी में इंसर्ट होती है ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के वहां पे, तो हमेशा हमेशा डर होता है न्यूमोथोरेक्स का, एम्बोलिज्म का, इन सारी चीजों का। तो हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, लेटर ऑन चेक करना होता है। इवन इन केस में तो हैमरेज का भी डर होता है, ठीक है, ब्लीडिंग का भी डर होता है, तो हमें क्लाइंट को चेक करना है। नेक्स्ट जो है हमारा स्पाइरल कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन। इसमें क्या होता है, इसमें हम जो होता है एक रेडियो न्यूक्लियोइड पेशेंट को दिया जाता है और प्रॉपर उसका वेंटिलेशन और परफ्यूजन चेक किया जाता है। ठीक है, उसके लंग्स में जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं है। ठीक है, क्या कहीं पे ब्रेकेज है, क्या उसको प्रॉपर बाहर से वेंटिलेशन मिल रहा है, नहीं हो रहा है, और मिल रहा है तो उसके लंग में प्रॉपर परफ्यूजन है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है। तो इसमें रेडियो न्यूक्लियोइड दिया जाता है और इसमें जो स्कैन लिए जाते हैं वो इस तरह से लिया जाता है, उनको बोलते हैं वीक्यू लंग स्कैन। ठीक है, यानी कि वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन लंग स्कैन। इस तरह के स्कैन आते हैं, इनसे हमें पता चलता है कि क्या हमारे वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है हमारे जो ब्लड सप्लाई है उसमें। क्योंकि अगर लंग्स को, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, प्रॉपर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो प्रॉपरली उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इनमें भी क्या होता है, पेशेंट को एनपीओ रखना होता है, उनको एडवांस में पूछना होता है कि क्या उनकी कोई आयोडीन से एलर्जी तो नहीं है, क्योंकि इनमें क्या देते हैं, डाइज इंजेक्ट की जाती है और वो डाइज होती है आयोडीन की। ठीक है, उसके अलावा उनको कुछ ब्रोंकियोडायलेटर्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, पहले रोक दिए जाते हैं, वो लेटर ऑन आफ्टर द प्रोसीजर सब होने के बाद नेक्स्ट डे से हम शुरू कर देते हैं उनको। इसके साथ साथ क्या होता है, जिसकी जो डाइज वगैरह इंजेक्ट की जाती है, लेटर ऑन उसको ज्यादा पानी, एक्सेसिव फ्लूइड एडवाइस किया जाता है ताकि वो अच्छे से बॉडी से निकल जाए। इन केसेस में हमें हमारी किडनी फंक्शन टेस्ट का भी ध्यान देना होता है, क्योंकि ये सारी चीजें कहाँ से निकलती है, किडनी के थ्रू बॉडी से निकलती है। तो हमारे जो किडनी फंक्शन टेस्ट है वो सही होने चाहिए, अगर उनमें भी कुछ वेरिएशंस हैं तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हम डाई इंजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा ध्यान हमें रखना होता है। नेक्स्ट, सेम कंप्यूटेड टोमोग्राफी पल्मोनरी एंजियोग्राफी। इसमें क्या होता है, सेम सीटी स्कैन की हेल्प से हम देखते हैं कि जो हमारे पल्मोनरी ब्लड वेजल्स हैं वहां पे उनकी स्टडी करते हैं कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, अच्छे से ब्लड सप्लाई हो रही है, लंग में अच्छे से परफ्यूजन है। तो ये सब किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी में, यानी कि सीटी स्कैन के अंदर हम डाइज वगैरह दे के देखते हैं क्या कहीं पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, लंग अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से वो एक्सपैंड हो रहे हैं, उनमें अच्छे से ब्लड सप्लाई जा रही है। तो ये सीटीपीए टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्या है, स्किन टेस्ट। अब लंग की डिसीजेस में, कई डिसीजेस में हम स्किन टेस्ट से भी डायग्नोज कर सकते हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है उसमें भी करते हैं मॉन्टोट्स टेस्ट। इसी तरह इसमें क्या करते हैं कि इंट्राडर्मली, जैसे पीपीडी होती है उसको हम इंट्राडर्मली स्किन में इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी आप इसको इंजेक्ट करते हो
तो वहीं पे आप डेट लिखोगे एंड टाइम, डेट एंड टाइम लिखना होता है। क्यों लिखना होता है? क्योंकि हमें इसकी रीडिंग कितनी देर में चाहिए होती है? 48 से 72 आवर्स में हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ओके, 48 टू 70 आवर में। तो क्या लेना होता है, जब भी आपने पीपीडी दी उसको सर्कल करना होता है। उसके बाद 48 से 72 आवर्स के बाद हम उसकी थिकनेस, जो ये व्हील बना है, जो ये व्हील बना था, इसकी थिकनेस हम चेक करते हैं कि कितनी थिकनेस है। अगर थिकनेस, अब इसमें हमें ध्यान रखना होता है, अगर आपकी थिकनेस लेस देन 5 mm है, इसका मतलब है हमारा जो टेस्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, उसको वो डिसीज नहीं है। अगर ये व्हील की जो थिकनेस है वो 5 to 9 mm है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डाउटफुल है। ठीक है, इन्हें नहीं पता वेदर इट इज पॉजिटिव, वेदर इट इज नेगेटिव, तो वो एक डाउटफुल टेस्ट है। पर अगर इफ इट इज 10 एंड मोर देन 10, देन इट इज क्लियरली पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट के लिए वो व्हील की थिकनेस 10 mm से ज्यादा होना चाहिए। पर इन केस इफ इट इज इवन मोर देन 15, ठीक है, 15 mm या उससे ज्यादा की थिकनेस होती है, तो उस केस में आप क्या करते हो कि ये पॉजिटिव हो, जरूरी नहीं है। उसमें क्या है कि बॉडी में जब एंटीबॉडी बनती है तब इतना मोटी थिकनेस व्हील फॉर्म होता है। तो उसका मतलब है कि वो पेशेंट, जो क्लाइंट है हमारा, वो उस डिजीज से नेगेटिव है अगर उसकी थिकनेस 15 या उससे ज्यादा होती है। तो उसकी बॉडीज में एंटीबॉडी फॉर्म होती है, तब इतनी थिकनेस बनती है उसकी बॉडी में। तो जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, उस व्हील की थिकनेस कितनी होनी चाहिए कोई भी डिसीज पॉजिटिव होने में? 10 to 14 mm। ठीक है, इतनी थिकनेस होगी, इसका मतलब है कि वो डिसीज पॉजिटिव है। तो ये होता है स्किन टेस्ट, इसको ट्यूबरक्लोन टेस्ट भी कहते हैं। अब जो है आर्टेरियल ब्लड गैस, इसमें क्या होता है कि हम जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? आर्टेरियल, आर्टेरियल ब्लड लिया जाता है और उसमें हम चेक करते हैं एबीजी। एबीजी चेक किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें हम चेक करते हैं प्रॉपर सेचुरेशन के लिए। ठीक है, कि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कितना है, ऑक्सीजन कितना डिसॉल्व्ड है, ये सब देखने के लिए एबीजी होता है टेस्ट। अब पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर अभी कोविड जब इन्फेक्शन आ रखा था उस टाइम पे पल्स ऑक्सीमीटर मैक्सिमम यूज हुआ था, क्योंकि कोविड भी क्या था, एक लंग डिसीज थी, कम्युनिकेबल थी। तो उसमें हम इस तरह से एक मशीन यूज करते थे जिसमें SpAO2 ये है। तो इसमें हम क्या देखते थे कि जो हमारा ब्लड है उसमें सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल कितना है। जैसे इसमें 99 है और ये पल्स रेट है, तो 99 मतलब है अगर वो 95 से कम है, अगर ये सेचुरेशन लेवल 95 से कम है, इसका मतलब है हमें ध्यान देने की जरूरत है, टेंशन की बात है, उसका सेचुरेशन फॉल हो रहा है। तो इट शुड बी मोर देन 95, यानी कि 96 टू 99 100 तक ये लेवल होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन ठीक है, हमारी बॉडी, हमारे लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं। डी डाइमर की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? इट शुड बी लेस देन कितनी? 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, लेस देन 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होनी चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि डी डाइमर टेस्ट पॉजिटिव है। ये क्लॉट से हाईली सेंसिटिव टेस्ट होता है, तो हमें इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे ये पॉजिटिव आता है, इट मींस बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट फॉर्मेशन हो रही है और लेटर ऑन वो ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी कॉज कर सकता है, हट के। ठीक है, क्लॉट फॉर्मेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो सकता है। तो डी डाइमर टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है जब भी हम क्लॉट्स फॉर्मेशन या फिब्रिनलाइसिस को देखते हैं। तो ये हमने देखा फ्रेंड्स बहुत सारे रिस्पिरेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हमें ये हेल्प करेंगे आगे डिसीज को समझने में। उनमें कौन सा टेस्ट करते हैं आप इजिली चेक कर सकते हो, इजिली आप बता सकते हो। जैसे ही आपको कोई डिसीज समझाई जाएगी उसमें एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसके बेसिस पे कौन से टेस्ट होने चाहिए, अब आप ये इजिली बता सकते हो। इसी से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो हमें कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।